तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली भारत का एक मास्टर प्लान था। भारत का मास्टर प्लान था और नेहरू के नेतृत्व में भारत की ये नीति थी, जहाँ पर भारत दोनों जो गुट थे उस समय, साम्यवादी गुट व्यवसाय के द्वारा लीड किया जा रहा था और पूंजीवादी ग्रुप व्यवसाय द्वारा लीड किया जा रहा था। दोनों के मध्य एक तीसरे गुट की वकालत भारत ने की कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। हम बेसिकली दोनों ही गुट का फायदा लेंगे और किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और हम तटस्थ रहेंगे और हम अपनी स्वविवेक के आधार पर निर्णय लेंगे कि हमें किस ग्रुप के साथ कोऑपरेशन करना है, कहाँ पर, और किस ग्रुप के साथ कहाँ पर किसकी आलोचना करनी। तो ये बेसिकली नेहरू का डियलिज्म था और इसका प्रभाव भी हुआ। जो कॉलोनियल देश 1950 के बाद आज़ाद हुए, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में। और इस आंदोलन ने भारत का स्टेचर वर्ल्ड लेवल पर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था कि चाइना को बेसिकली 1962 में भारत के साथ युद्ध करना पड़ा और वहाँ से जो भारत के छवि का पतन होता है तो निरंतर वो होता रहता है। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भारत की एक विदेश नीति के रूप में भले ही आज इसको हम छोड़ चुके हैं 1991 के बाद, क्योंकि सोवियत संघ के पतन के बाद जो गुट थे खत्म हो गए, तो अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कोई औचित्य बचता है। लेकिन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन 21st सेंचुरी इज इम्पॉर्टेंट। काहे इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि नॉन अलाइनमेंट आंदोलन की लय या एक स्ट्रेटजी के तहत भले ही अगर एक फेल हो गया है ना, एक नीति के तहत फेल हो गया है, लेकिन अभी भी वो भारत के रगों रगों में घुसा हुआ है। इन द सेंस कि भारत में अभी भी गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करना चाहिए एक स्ट्रेटजी के रूप में। कैसे? तो भारत ना तो रूस की तरफ ज़्यादा झुकाव दे सकता है, रूस या चाइना की तरफ, ना ही अमेरिका की तरफ। तो भारत को अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करने के लिए, अपने आप को स्वतः दिखाने के लिए और दोनों के साथ बार्गेनिंग करने के लिए भारत को कहीं ना कहीं किसी भी एक गुट के साथ जाते हुए स्वयं को दिखाना नहीं। तो इस स्ट्रेटजी के रूप में इस नीति के तहत जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है आज भी भारत के लिए प्रासंगिक है, ये याद रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं। 1945 से 1991 के समय विश्व दो गुटों में विभाजित था। एक गुट पूंजीवादी जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और दूसरा गुट साम्यवादी जिसका नेतृत्व विस्तार कर रहा था। इन्हें क्रमशः पश्चिमी खेमा व पूर्वी खेमा के नाम से जाना जाता था। इस समय एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों को एक नया विकल्प प्रदान किया गया, जिसे तीसरा विकल्प कहा जाता है, और वह था गुट निरपेक्ष आंदोलन कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, दोनों गुटों से अलग रहने की नीति। जो पहला विश्व था, फर्स्ट वर्ल्ड, ये अमेरिका के नेतृत्व वाला था, पूंजीवादी देशों के या कैपिटलिस्ट कंट्रीज जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका। और दूसरा जो विश्व था वो साम्यवादी देशों का गुट था जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ। तीसरा विश्व ये गुट निरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित देश जो उपनिवेश रहे, एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के देश, और इसके अग्रणी नेहरू जैसे नेता थे। और चौथा वर्ग ये उप सहारा जो है उसे चौथा वर्ग कहा जाता है। तो नए स्वतंत्र राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति के वातावरण में आर्थिक विकास करना एवं राजनीतिक रूप से जीवित रहना चाहते थे। गुट निरपेक्ष शब्द का पहला प्रयोग 1953 में भारत के रक्षा मंत्री B.K. कृष्ण मेनन ने किया था। पहला व्यक्ति जिसने गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक अर्थ में किया है जॉर्ज लिस्का है। जॉर्ज लिस्का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रयोग 1954 में कोलंबो सम्मेलन में नॉन अलाइनमेंट शब्द के रूप में किया। बर्मा के ऊनू बेसिकली प्रीमियर थे वहां के। यह नीति गुट निरपेक्षता की नीति शीत युद्ध काल में तटस्थतावाद कहलाती है, यानी न्यूट्रलिटी कहलाती है। शायद इसका यह नाम ही सही है, ऐसा ये बोलते हैं। नेहरू तटस्थता ऐसी धारणा है जिसकी संगति केवल युद्ध काल में ही हो सकती है। तो नेहरू थोड़ा सा इससे अपना विचार मतक के नहीं रखते हैं। पंडित नेहरू 1940 में क्या कहते हैं कि एक दूसरे के विरोध में बंधे हुए मित्र दलों की शक्ति की राजनीति से अलग रहना चाहिए, जिसके कारण दो विश्व युद्ध हुए हैं और जिससे एक विशाल पैमाने पर फिर दोबारा संकट उत्पन्न हो सकता है। तो हमें जो मित्र दल हैं की शक्तियों से, जो राजनीति से अलग रहना चाहिए, एक प्रकार से नेहरू जी ऐसा बोलते हैं। गुट निरपेक्षता की नींव एशियाई एकता सम्मेलन नई दिल्ली 1947 में पड़ चुकी थी, जिसमें 15 देश शामिल थे। नेहरू एशिया के देशों को अब और अधिक समय तक अन्य शक्तियों द्वारा शक्ति के रूप प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। विश्व मामलों में इनकी स्वयं की नीतियां होंगी। पृष्ठभूमि तो बांडुंग सम्मेलन होता है 1955 में इंडोनेशिया में,
यहाँ पर एशिया प्लस अफ्रीका देशों का सम्मेलन हुआ और इसमें 29 देशों ने हिस्सा लिया था। इसका आयोजन का विचार श्रीलंका ने दिया था बेसिकली। बांडुंग सम्मेलन 1955 में होता है, जिसे अफ्रीका एशियाई सम्मेलन भी कहा जाता है, ने गुट निरपेक्षता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बांडुंग सम्मेलन 1956 में बेलग्रेड में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो, मिस्र के अब्दुल गमाल नासिर तथा भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सफल बैठक का आयोजन किया, जिसमें बांडुंग सिद्धांतों की पुष्टि की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के थे, कर्नल नासिर मिस्र के थे और मार्शल टीटो यूगोस्लाविया के थे। इन्हें गुट निरपेक्षता का औपचारिक संस्थापक माना जाता है, नेहरू, नासिर व मार्शल टीटो को। इन्हें समर्थन प्रदान किया था सुकर्णो, जो कि इंडोनेशिया के थे, और वाना एनाक्रोमा घाना के थे। हम लोगों ने डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़ा था, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी पढ़ा था, तो उसमें भी वाना एनाक्रोमा का नाम आया था। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी है। तो बेसिकली इन पांचों के कार्यों को पांचों की पहल शक्ति, इनिशिएटिव ऑफ 5 कहा गया। स्थापना इसकी 1961 में हुई थी बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। चार्टर स्वीकार किया गया और 27 सूत्री घोषणा पत्र पर एक प्रकार से जारी किया गया। पहला सम्मेलन 1961 में होता है बेलग्रेड में। अक्टूबर 1921 में बेलग्रेड में 60वीं सालगिरह मनाई गई थी। शुरुआती सदस्य इसमें 25 थे। 3 लैटिन अमेरिकी देश पर्यवेक्षक के रूप में इसमें शामिल हुए थे। वर्तमान जो सदस्य संख्या है 120 है। तेहरान सम्मेलन 2012 में हुआ। तो नाम में 53 देश अफ्रीकी हैं, 39 देश एशियाई हैं और 26 देश लैटिन अमेरिका व कैरेबियाई तथा 2 देश बेलारूस एवं अजरबैजान यूरोप से। 18 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं, जिसमें से अर्जेंटीना, ब्राजील, चीन, रूस, यूक्रेन आदि प्रमुख हैं। 10 पर्यवेक्षक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। आसियान है, अरब लीग है, यूनो है, कॉमनवेल्थ है, अफ्रीकन यूनियन है, इस्लामिक सहयोग संगठन है, वर्ल्ड पीस काउंसिल है, साउथ सेंटर है, अफ्रो एशियन पीपल सॉलिडरिटी संगठन आदि शामिल हैं। फिर नेम में मेहमान देश नहीं है, गेस्ट कंट्रीज कोई नहीं। यूएनओ के बाद यह सबसे बड़ा वैश्विक संगठन है, 120 देश मायने रखते हैं। उसका समन्वय ब्यूरो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। गुटनिरपेक्षता का मुख्य लक्षण विदेश नीति की स्वतंत्रता। तो गुटनिरपेक्ष विश्व राजनीति का जनतांत्रिक सिद्धांत है। फ्रांसिस लोबियर क्या कहते हैं? गुटनिरपेक्षता एक तरह की अस्थिर विदेश नीति, यानी आपको पता ही नहीं है कि आप इधर हैं कि उधर, साम्यवादी की तरफ हैं कि कैपिटलिज्म की तरफ। गुटनिरपेक्षता एक साधन, एक लक्ष्य, एक नीति है। जॉर्ज लिस्का जो सबसे पहले गुटनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग करते हैं टेक्निकली। गुटनिरपेक्षता सभी देशों के बीच हर तरह की सैन्य संधियों के विरुद्ध। गुटनिरपेक्षता ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप से एक ऐसी प्रक्रिया को बलवती बनाया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऐसी व्यवस्था विकसित हो सके जिसमें प्रत्येक राज्य वास्तविक अर्थ में स्वतंत्र व प्रभुत्व संपन्न हो। इस व्यवस्था का मुख्य लक्षण यह होगा कि प्रत्येक राष्ट्र की प्रभुसत्ता विदेश नीति की वास्तविक स्वतंत्रता पर आधारित होगी। नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की उन छुपी हुई क्षमताओं को उजागर किया जिसने अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सके। नेहरू अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को आपसी बातचीत के द्वारा सुलझाने के लिए यह आवश्यक है कि उन झगड़ों में उलझे हुए किसी भी पक्ष के दृष्टिकोण को पूरी तरह से उचित या अनुचित न ठहराया जाए। गुटनिरपेक्षता टॉलकोट पार्सन के पावर बैंक संप्रत्यय को से साम्यता रखती है। पावर बैंक संप्रत्यय से साम्यता रखती है। पार्सन्स, हमें कुछ ऐसे देशों का एक गुट तैयार करना चाहिए जो अपनी निष्पक्षता और निस्वार्थता के लिए प्रसिद्ध हो। गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? गुटनिरपेक्षता एक स्वार्थ नीति है, ऐसा स्वार्जन बर्गर कहते हैं। स्वार्जन बर्गर के अनुसार गुटनिरपेक्षता का अर्थ, जिसके 6 अर्थ हैं: असंलग्नता, अप्रतिबंधता, तटस्थता, तटस्थितीकरण, अलगाववाद, एक पक्षवाद। ये सभी अर्थ सही नहीं। नेहरू गुटनिरपेक्षता तीसरा गुट नहीं बल्कि शांति का गुट है, यह पलायन भी नहीं है। 1949 में उसे कांग्रेस में भाषण होता है जो नेहरू देते हैं कि यदि कहीं स्वतंत्रता संकट में पड़ेगी या न्याय को खतरा होगा या कहीं आक्रमण किया जाएगा तो हम न तटस्थ हैं न रहेंगे, यानी कि हम बेसिकली बोलेंगे। नैम तंत्र व परस्पर सहयोगी राष्ट्रों का सच्चा राष्ट्रकुल है, नेहरू ऐसा बोलते हैं। इंदिरा गांधी ने नैम को सबसे बड़ा मानवतावादी शांति आंदोलन कहा। नैम आदर्शवादी नहीं यथार्थवादी नीति है, ऐसा
कहा जाता है। फिर वास्तविक अर्थ क्या है? यथार्थवादी क्यों थी? क्योंकि अब दो गुट बने हुए हैं यार विश्व में। अब कहीं ना कहीं आपके भी तो कोई सिस्टम होना चाहिए कि आप चले जाओगे ऐसे किसी भी गुट में। तो ये यथार्थवाद था पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप किसी के गुट में नहीं रहोगे तो दोनों लोग लालायित रहेंगे कि ये भी आ जाए ये आ जाए, तो दोनों से आप बेनिफिट ले सकते हो। तो ये यथार्थवाद ही हुआ ना। हालांकि ये बहुत दिन तक चला नहीं, लेकिन ठीक है। वास्तविक अर्थ विश्व के प्रत्येक मुद्दे पर गुण अवगुण के आधार पर सक्रिय सहभागिता होगी। अगर रूस गलत करेगा तो रूस का विरोध, या सोवियत संघ गलत करेगा तो सोवियत संघ का विरोध, या यूएसए करेगा गलत तो उसका विरोध किया जाएगा। गुट निरपेक्षता महाशक्तियों का विरोध नहीं है, अभी तो क्षमता के विस्तार की मांग है। हालांकि विरोध ऐसा कुछ था नहीं, मतलब जो भी कोई गलत करेगा तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ आवाज तो उठाई ही जाएगी। और ये बेसिकली एक क्षमता के विस्तार की मांग है। न्याय के सदस्यता की शर्तें, 5 शर्तें थी। पहला, स्वायत्त एवं स्वतंत्र विदेश नीति तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध। सदस्य राष्ट्र की भूमि पर विदेशी सैनिक अड्डे न हो। सैन्य गठबंधनों से दूरी, तो नाटो, वार्सा, सेटो के आप सदस्य न हो। महाशक्तियों के साथ द्विपक्षीय सैन्य संधियां न हो। युद्ध का खतरा एवं शांति के लिए अपील 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में ऐसा कहा गया। कंबोडिया में तटस्थता एवं मिस्र में धनात्मक तटस्थता की बात की गई। तो गुट निरपेक्षता के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कंबोडिया में तटस्थता की बात की गई और मिस्र में धनात्मक तटस्थता की बात की गई। तो ऋणात्मक तटस्थता से आशय मुख्यतः सैन्य संधियों से असहयोग करना, जबकि धनात्मक तटस्थता का अर्थ है विदेश नीति की अंतता से है। गुट निरपेक्षता को साधन मानने वाले ये विचारक से नीति स्तर प्रदान नहीं करते हैं, जो निम्न है। तो गुट निरपेक्षता को साधन मानने वाले ये विचारक से नीति स्तर प्रदान नहीं करते हैं। कौन है? हंस मार्केंथेउ और रॉबर्ट स्काल्पिनो। ये पश्चिमी अमेरिकी विचारक हैं जो गुट निरपेक्षता को साधन नहीं मानते हैं और इसे एक प्रकार से नीति स्तर प्रदान नहीं करते हैं। ये पॉलिसी है ऐसा ये नहीं मानते। भारतीय विचारकों में ए अप्पादुरई और एम.एस. राजन भी ऐसा नहीं मानते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है गुट निरपेक्षता आंदोलन का? तो शीत युद्ध की राजनीति का परित्याग करना, स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना, सैन्य गठबंधनों से दूरी रखना, विश्व शांति को सहयोग एवं समर्थन देना, फिर साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष जारी रखना, विश्व में सस्तीकरण को प्रोत्साहन देना, मानवाधिकारों की रक्षा व मानवीय गरिमा की रक्षार्थ प्रयासों को जारी रखना। नेहरू असंलग्नता की परिभाषा क्या देते हैं कि सैन्य गठबंधनों व गुटों से दूर रहने की नीति, पॉलिसी ऑफ कीपिंग अवे फ्रॉम मिलिट्री अलायंसेस। गॉडफ्रे जेनसन, इनकी बुक है अफ्रो एशियन एंड नॉन अलाइनमेंट 1983। गुट निरपेक्षता का असर सकारात्मक तटस्थता, पॉजिटिव न्यूट्रलिटी है। महाशक्तियों से समान दूरी जो अपने को स्वतंत्र महसूस भी कराती है तथा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के स्वतंत्रतापूर्वक क्रियान्वयन की भी एक प्रक्रिया है। बयान खन्ना, एक आर्थिक आंदोलन के रूप में गुट निरपेक्षता का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है। तृतीय विश्व के आंदोलन का ध्यान राजनीतिक पक्ष से हटकर आर्थिक पक्ष पर संकेंद्रित हो गया है। जब तक आर्थिक समृद्धि और दरिद्रता के आधार पर विश्व उत्तर एवं दक्षिण देशों में विभाजित रहेगा, तब तक आर्थिक न्याय की तलाश जारी रहेगी और गुट निरपेक्षता की आर्थिक संगति बनी रहेगी। बांडुंग सिद्धांत, तो ये अफ्रो एशियन सम्मेलन हुआ था 1955 में, जिसे शांति सह अस्तित्व के 10 सिद्धांत, 10 शिखा बांडुंग भी कहा जाता है। तो शीर्षक क्या है? डिक्लेरेशन ऑन द प्रोमेशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड कॉपरेशन, तो विश्व शांति और सहयोग के प्रचार के घोषणा। डिक्लेरेशन ऑन द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड कॉपरेशन। 10 सिद्धांत कौन कौन से हैं? मौलिक मानवाधिकारों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पालन करना, सभी देशों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, सभी नस्लों के बीच समानता की मान्यता और बड़े और छोटे सभी राष्ट्रों के बीच समानता की मान्यता, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अपनी रक्षा के लिए अधिकार का सम्मान करें, किसी भी महाशक्ति के विशिष्ट हितों को लाभ पहुंचाने के लिए सामूहिक सुरक्षा समझौतों का उपयोग न करें, किसी भी राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ आक्रामकता और बल के प्रयोग के कृत्यों या खतरों से बचना, फिर शांतिपूर्ण तरीके से सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करना, आपसी हित एवं सहयोग को बढ़ावा देना और फिर न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के लिए सम्मान। अब न्याय के प्रमुख अंग कौन कौन थे उनको भी देख लेते हैं।
तो एक समन्वय ब्यूरो था, न्यूयॉर्क में था, यह कार्यकारी भुजा थी, एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, एग्जीक्यूटिव ब्रांच थी इसकी। फिर विदेश मंत्री सम्मेलन, शिखर सम्मेलन का एजेंडा तैयार किया करता था। शिखर सम्मेलन लगभग 3 वर्ष में एक बार होता था। बेलग्रेड या होता है, बेलग्रेड में पहली बार हुआ था 1961 में। इसमें असंलग्नता एवं आर्थिक उन्नति की घोषणा की गई थी। काहिरा मिस्र में 1964 में होता है दूसरा। यहाँ पर नियो का पहली बार मुद्दा उठाया गया था। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का पहली बार मुद्दा उठाया गया था। तीसरा इसका सम्मेलन हुआ लुसाका, जाम्बिया में 1970 में। अल्जीरिया 1973 में चौथा होता है। नई दिल्ली में 1983 में 7वां होता है। मार्गरीटा में 2016 में 17वां होता है। बाकू अजरबैजान में 18वां होता है 2019 में। आगामी होगा 2023 में, जो कि हो चुका होगा युगांडा में। ये एक प्रकार से 19वां सम्मेलन होने वाला है। नैम प्रथम चरण। तो इस काल के प्रमुख मुद्दे थे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व रंगभेद की खिलाफत। तो द्वितीय चरण की शुरुआत 1973 में नैम की जो चौथी समिट हुई थी, अल्जीरिया सम्मेलन। 1973 के अल्जीरिया सम्मेलन से नैम के 2 महत्वपूर्ण मोड़ आए नैम में। पहला नियो यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये अल्जीरिया सम्मेलन की देन है। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग। अब राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ आर्थिक मुद्दों पर भी फोकस किया जाने लगा। आंदोलन बनाम संस्थाकरण। तो नैम को संस्थागत रूप से देने का प्रयास न्यूयॉर्क में समन्वय ब्यूरो की स्थापना करके उठाया गया। तो चलिए अब जो कुछ महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हुए हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले अल्जीरिया सम्मेलन होता है 1973 में, और यहाँ पर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की अवधारणा सामने आती है और नियो की स्पष्ट घोषणा एवं मांग की गई कि हमें एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर चाहिए। हम न तो पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाएंगे और ना ही साम्यवादी व्यवस्था को अपनाएंगे। हम एक अलग ही राह पर चलेंगे, मिक्स इकोनॉमी की राह पर चलेंगे। हवाना या क्यूबा शिखर सम्मेलन ये 1979 में होता है। ये छठा था। इसमें प्राकृतिक मित्र का सिद्धांत दिया गया था। इस सम्मेलन में क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो ने इफ्सार को नैम का स्वाभाविक एवं प्राकृतिक मित्र कहा, क्योंकि दोनों साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध करते थे। तो यहाँ पर इफ्सार को एक प्रकार से नेचुरल फ्रेंड का दर्जा, नेचुरल एलाई का दर्जा दिया गया। भारत ने इसका विरोध किया क्योंकि 1979 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो असली गुटनिरपेक्षता की समर्थक थी। इस सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह नहीं गए थे। उनकी जगह तत्कालीन विदेश मंत्री श्याम नंदन मिश्र गए हुए थे। नई दिल्ली सम्मेलन 1983 में होता है। ये 7वां सम्मेलन था। इसमें सदस्य संख्या कितनी थी? 101। इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय थी। यह सम्मेलन 1982 में बगदाद में होना था, परंतु ईरान इराक वार जो कि 1981 से 88 तक हुआ, कारण रद्द हो गया। दिल्ली सम्मेलन में उत्तर दक्षिण संवाद और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर बल एवं पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण पर बल दिया गया। इंदिरा गांधी कोई पहली, दूसरी या तीसरी दुनिया नहीं है, पूरा विश्व एक है, ऐसा कहती हैं। 1983 में नैम के चेयर राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी रहे। फिर 1983 से 86 तक ज्ञानी जैल सिंह रहे। इंदिरा गांधी क्या बोलती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संचालन में हम एक बराबरी की आवाज़ चाहते हैं। हम एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं ताकि न्याय एवं वित्तीय व्यवस्था में व्यापक सुधार किए जा सके। आर्थिक न्याय के लिए सामूहिक आत्मनिर्भरता को मूर्त रूप देने का निश्चय किया। इंदिरा गांधी फिलिस्तीनियों के आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की और हम इन वीर, बेघर बार और सताए हुए फिलिस्तीनी लोगों को अपना समर्थन देने का संकल्प लेते हैं। हरारे सम्मेलन ये 1986 में होता है, जिम्बाब्वे में। महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या था इसमें? ये 25वीं वर्षगांठ थी नैम की। तो अध्यक्षता इसकी जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने की थी। अफ्रीका कोष की स्थापना की गई। एन एक्शन फॉर द रेजिस्टेंस टू इन्वेंशन, कोलोनियलिज्म एंड अपार्थाइड। स्वैपो की सहायता का निर्णय नामीबिया ने किया। तो स्वैपो क्या है? साउथ वेस्ट अफ्रीकन पीपल ऑर्गेनाइजेशन। तो दक्षिण अफ्रीका के गोरों से स्वतंत्रता के लिए बना नामीबिया का संगठन था। 1990 में नामीबिया स्वतंत्र होता है। यहाँ पर स्वैपो की सहायता का निर्णय लिया गया था, जो कि नामीबिया में एक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था जो दक्षिण अफ्रीका के गोरों से स्वतंत्रता के लिए बना नामीबिया में एक संगठन था। कर्नल गद्दाफी लीबिया ने इस
सम्मेलन में नैम को अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन कहा। मुख्य मुद्दा विश्व शांति और निःशस्त्रीकरण रहा। न्यू इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इसी अंतर्राष्ट्रीय सूचना एवं संचार व्यवस्था की स्थापना का निर्णय लिया गया। फिर संस्थापक सदस्य म्यांमार ने इसकी सदस्यता छोड़ दी थी इसी सम्मेलन के तहत, यानी कि हरारे सम्मेलन 1986 के तहत। बेलग्रेड सम्मेलन ये 1989 में होता है। G15 का गठन किया गया। यह विकासशील देशों का संगठन है जिसमें वर्तमान में 17 सदस्य हैं, पर नाम इसका G15 ही है। G15 का गठन भारत की पहल पर किया गया। जकार्ता सम्मेलन 1992। तो एंड ऑफ कोल्ड वार के बाद नैम की प्रासंगिकता पर चर्चा के लिए जकार्ता सम्मेलन हुआ। मिस्र के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक ने नैम को अब अप्रासंगिक कहा। फिर 12वां सम्मेलन डरबन में हुआ 1998 में। इसकी अध्यक्षता अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने की। कूटनीतिकता की समीक्षा के लिए सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। फिर 14वां सम्मेलन हवाना क्यूबा में हुआ 2003 में। हवाना के कार्यवाहक राष्ट्रपति राउल कास्ट्रो ने अध्यक्षता की। भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसमें भाग लिया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो सावेज ने विकासशील देशों की अवधारणा, विकासशील देशों की विकास आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंक ऑफ द साउथ का प्रस्ताव रखा था कि एक विकासशील देश हैं उनका एक बैंक हो, बैंक ऑफ द साउथ के नाम से। दक्षिण आयोग की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया। कमीशन फॉर साउथ के एस्टेब्लिशमेंट की भी बात कही गई हवाना क्यूबा के सम्मेलन में 2003 में। तो 15वां जो सम्मेलन होता है शर्म एल शेख मिस्र में होता है 2009 में। इसकी अध्यक्षता होस्नी मुबारक ने की थी और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। 16वां सम्मेलन 2012 को होता है तेहरान ईरान में। 120 सदस्य यहाँ पर हो जाते हैं। 119वां अजरबैजान में और 120वां फिजी में होना तय है। ये 19वां और 20वां है ना। ये एक सदस्य बने बेसिकली। 19वां सदस्य कौन था? अजरबैजान। और 120वां सदस्य कौन था? फिजी था। 16वां सम्मेलन था और इसमें 119वां सदस्य कौन बना? अजरबैजान। और 120वां सदस्य कौन बना? फिजी। 17वां सम्मेलन 2016 को मार्गारीटा वेनेजुएला में हुआ। 17वां जो सम्मेलन था 2015 में काराकास वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में प्रस्तावित था, पर सितंबर 2016 में हुआ मार्गारीटा द्वीप वेनेजुएला में, जो कि प्रस्तावित कहाँ था? काराकास वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में। अध्यक्षता इसका निकोलस मादुरो ने की। विषय क्या था? शांति, संप्रभुता एवं विकास के लिए एकजुटता। 18वां सम्मेलन ये 2019 में हुआ बाकू अजरबैजान में। बाकू शिखर सम्मेलन की थीम समकालीन वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए बांडुंग सिद्धांत की अनुपालना। 2016 से 19 तक नैम के अध्यक्ष वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो थे, परंतु वर्तमान में अजरबैजान के राष्ट्रपति बलहेम अलियेव इसके सदस्य हैं 2019 से 23 तक। नैम पार्लियामेंट्री नेटवर्क। तो 25 से 26 अक्टूबर 2019 को बाकू अजरबैजान में गुटनिरपेक्षता आंदोलन के 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रों एवं सरकार के प्रमुखों ने बातचीत एवं सहयोग का विस्तार और गहरा करने का निर्णय लिया ताकि आंदोलन के सिद्धांतों, आदर्शों और उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में रचनात्मक भूमिका निभ सके, जिससे संसदीय सहयोग की बात उभरी। अजरबैजान की अध्यक्षता में नैम संसदीय नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया, जिसमें सदस्य राज्यों के सांसद शामिल हैं। इल्हाम अलियेव ने अजरबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति की पहल के साथ मैड्रिड, स्पेन में 28 नवंबर 2021 को गुटनिरपेक्ष आंदोलन संसदीय नेटवर्क की स्थापना की। नैम संसदीय नेटवर्क में राष्ट्रों के संसदों के नामित सदस्य शामिल होते हैं। इसी दौरान मैड्रिड घोषणा को अपनाया गया। सम्मेलन साल में एक बार होगा, ऐसा कहा गया। मुख्यालय इसका बाकू अजरबैजान में बनाया गया। नैम पार्लियामेंट्री नेटवर्क का पहला सम्मेलन 30 जून से 1 जुलाई 2022 को बाकू अजरबैजान में हुआ। अध्यक्षता इसका साहिबा गफारोव ने किया। सदस्य कितने थे? 29। भारत का सदस्य नहीं है, पाकिस्तान इसका सदस्य है। बेसिकली 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद जो नैम है उसकी एक प्रकार से प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया और भारत बहुत ज़्यादा इसको भाव देना बंद कर दिया। हालांकि गलत बात है ये, लेकिन ठीक है, भारत की पॉलिसी है तो है। नैम के अब तक 18 शिखर सम्मेलन हुए हैं, जिनमें से 3 शिखर सम्मेलनों में भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए। हवाना क्यूबा में जब हुआ था 1979 में, तो उस समय के जो
प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, नहीं गए थे। उस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व तत्कालीन विदेश मंत्री श्याम नंदन मिश्र ने किया था। यह एकमात्र शिखर सम्मेलन है जिसमें विदेश मंत्री ने प्रतिनिधित्व किया। फिर मार्गरीटा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने किया। यह नैम के इतिहास में दूसरी बार था जब कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था। मोदी से पहले 1979 में चौधरी चरण सिंह भी नहीं गए थे, जो कि हवाना क्यूबा में सम्मेलन हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी दोनों शिखर सम्मेलन मार्गरीटा और वेनेजुएला, जो कि 2016 में 17वां सम्मेलन हुआ, बाकू अजरबैजान में 2018 में 18वां सम्मेलन हुआ, में नहीं गए थे। मार्गरीटा में तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और बाकू में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू गए थे। 19वां जो शिखर सम्मेलन है ये युगांडा में 2023 में प्रस्तावित था। भारत एवं गुटनिरपेक्षता। तो भारत ने गुटनिरपेक्षता को एक नीति के रूप में अपनी विदेश नीति के आधार सिद्धांतों में स्थान प्रदान किया है। असली गुटनिरपेक्षता 1977 में जनता पार्टी की घोषणा में असली गुटनिरपेक्षता का नारा दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी शुद्ध गुटनिरपेक्षता यानी असली गुटनिरपेक्षता। भारत को न केवल गुटनिरपेक्ष रहना है बल्कि वैसा दिखाना भी है कि हम गुटनिरपेक्ष हैं। हम सोवियत संघ जैसे देशों के साथ एक प्रकार से गले नहीं मिल सकते हैं, ऐसा कहा अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 में। मोरारजी देसाई के अनुसार इंदिरा गांधी के जमाने में विदेश नीति एक तरफ झुक गई थी, किस तरफ, विस्तार की तरफ। इस झुकाव को दूर करना ही असली गुटनिरपेक्षता है। 1963-64 के तहत पाकिस्तानी जनरल अयूब खान का शासन था। इसके समय विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो थे, जिन्होंने गुटनिरपेक्षता के मुकाबले हेतु अफ्रो एशियाई एकजुटता की मुहिम छेड़ी। पीकिंग, पिंडी, जकार्ता धुरी, चीन, पाक, इंडोनेशिया का निर्माण इसमें किया गया। तो पीकिंग, पिंडी, जकार्ता धुरी बनाई गई है। एक पीकिंग, पिंडी, जकार्ता एक्सिस बनाई गई। इसमें चाइना, पीकिंग में चाइना, पिंडी में पाकिस्तान, जकार्ता से इंडोनेशिया इसमें शामिल थे। नई दिल्ली सम्मेलन 1983 में होता है। तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में नई दिल्ली में नए देशों का जो 7वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया करके भारत विश्व स्तर पर नए आंदोलन का प्रमुख प्रवक्ता बन गया। भारत ने इस सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रारूप का समर्थन भी किया था। भारत गुटनिरपेक्षता 2.0। तो इंडिया में नैम 2.0 क्या जरूरत है उसको देखते हैं। तो 21वीं सदी में भारतीय विदेश नीति में राजनीतिक यथार्थवादी बदलाव लाने के लिए गुटनिरपेक्षता 2.0 8 भारतीय विद्वानों द्वारा जारी की गई एक सामूहिक घोषणा है। 21वीं सदी में नैम 2.0 2012 में नई दिल्ली में जारी किया गया। एक प्रकार से क्या है, ये एक सामूहिक घोषणा है। नैम 2.0 में बहुपक्षीयता यानी मल्टीपोलैरिटी पर बल दिया गया है तथा अन्य क्षेत्रीय संगठनों के साथ भी सहयोग पर बल दिया गया। साथ ही राजनीतिक संबंधों की बजाय आर्थिक संबंधों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा बोला गया। इसके समर्थक विद्वानों में भानु प्रताप मेहता, श्याम शरण, शिवशंकर मेनन, सुनील खिलनानी, राजीव कुमार, फिर यम के नारायणन एवं ब्रजेश मिश्रा है। सुनील खिलनानी की पुस्तक है नॉन अलाइनमेंट: फॉरेन पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फॉर इंडिया इन द 21st सेंचुरी 2013 में आती है। गुटनिरपेक्षता 2.0 के कारण क्या है, तो भारत की अमेरिका के साथ बढ़ती निकटता, इससे ये लग रहा है कहीं भारत कैपिटलिस्ट खेमे में न चला जाए। दूसरा, वैश्विक वातावरण का राजनीतिक से आर्थिक होना। तो अब जो वैश्विक वातावरण है ये भी इकोनॉमी पर बेस्ड हो गया है, राजनीति कहीं पीछे छूट गई है। भारत का महाशक्ति के रूप में उदय, तो भारत को एक प्रकार से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तीसरी, दुनिया के नेतृत्व की बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देना चाहिए हमें। भारत के द्वारा पूर्व की देखो तथा पश्चिम की ओर देखो की नीति अपनाना जो मुख्यतः गुटनिरपेक्षता के अनुकूल नहीं। आलोचना पश्चात विचारक नैम को थोथी एवं अवसरवादी विचारधारा मानते हैं। जॉन फॉस्टर डलेस, शीत युद्ध के वैचारिक ध्रुवीकरण के युग में नैम की संकल्पना निरर्थक है। अमेरिकी विदेश मंत्री फॉस्टर डलेस ने घोषणा की कि विश्व में 2 ही खेमे हैं, तीसरा अन्य कोई खेमा या विकल्प नहीं हो सकता है। डलेस, आप या तो सफेद या काले, अन्य कोई मार्ग नहीं है। आइदर यू कैन बी व्हाइट और ब्लैक, देयर इज नो अदर थर्ड वे। स्वार्जरबर्गर, ये नैम एक स्वार्थी नीति है। राष्ट्रपति ट्रूमैन यूएसए के, नैम नीति अनैतिक नीति है। राष्ट्रपति रीगन क्या बोलते हैं कि छद्मवेशी गुटनिरपेक्षता है। कोंडालीजा राइस यूएसए के स्टेट सेक्रेटरी थे 2007 में, क्या बोलते हैं कि न शीत युद्ध न प्रतिद्वंदी खेमे, ऐसे में नैम की क्या प्रासंगिकता। मॉर्गन थेव एवं राइन हाल्डनेबुर ने गुटनिरपेक्षता एक थोथी विचारधारा है, ऐसा बोला। चलिए दोस्तों, हमारे यहाँ से नैम का चैप्टर समाप्त होता है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।